दोस्तों जरा आंखें बंद कीजिए और एक तस्वीर सोचिए। एक तरफ है मुंबई का स्काईलाइन, जहां अरबपतियों की गगनचुंबी इमारतें बादलों को चूमती हैं। उनके हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट आसमान में उड़ते हैं। और उसी शहर में कुछ ही किलोमीटर दूर धारावी जैसी बस्तियां हैं, जहां लोग टीन के छतों के नीचे संकरे कमरों में कभी बिजली तो कभी पानी के बिना दिन गुजारते हैं। भारत के इस असमान समाज की यह तस्वीर सबने देखी है। हम सब इसकी सच्चाई जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी गहरी खाई होने के बावजूद गरीब लोग अमीरों के खिलाफ हथियार क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं फूटता उनका गुस्सा? आप सोचिए, अगर किसी गरीब आदमी को रोज रोज शोषण, भूख और अपमान झेलना पड़े तो क्या वह एक दिन विद्रोह नहीं करेगा? लेकिन भारत की कहानी कुछ और है। यहाँ गरीब अक्सर चुप रहते हैं, सहते हैं और कभी कभी तो अमीरों की पूजा भी करते हैं। और यही रहस्य खोलती है ये किताब, Why the Poor Don't Kill Us, The Psychology of Indians, लिखी गई है जाने माने लेखक और पत्रकार मनु जोसेफ द्वारा। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारे समाज का असली चेहरा दिखाता है। आज हम इसी आईने में झांकेंगे। बुक इंट्रो एंड सेंट्रल क्वेश्चन। मनु जोसेफ का नाम आपने सुना होगा। वो सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि एक बेबाक पत्रकार भी है। उन्होंने भारत के समाज को उस नज़र से देखा है जिस नज़र से हम में से बहुत कम लोग देखने की हिम्मत करते हैं। उनकी किताब Why the Poor Don't Kill Us भारत की गहराई में जाकर पूछती है, आखिर वह कौन सी ताकत है जो इस देश में गरीबों को चुप रखती है? क्यों भारत में अरबों खरबों की असमानता के बावजूद कोई क्रांति नहीं होती? याद कीजिए, इतिहास में कई देशों में जब असमानता चरम पर पहुंची तब बड़े विद्रोह हुए। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने राजशाही को उखाड़ फेंका। रूस में रशियन रेवोल्यूशन ने अमीर और जार को सत्ता से गिरा दिया। यहां तक कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में विद्रोह और गृह युद्ध हुए। लेकिन भारत तो मानो खामोश है। जहां लाखों लोग भूख से मरते हैं, वहीं अमीर लोग शादियों में हीरे जवाहरात की बारिश करते हैं। जहां बच्चे शिक्षा के बिना मजदूरी में झोंक दिए जाते हैं, वहीं कुछ लोग 100 करोड़ की कारों में घूमते हैं। फिर भी गरीब बगावत नहीं करते। ये चुप्पी क्यों है? क्या ये मजबूरी है? क्या ये डर है? या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है? यही है इस किताब का केंद्रीय सवाल। और इसे समझने के लिए मनु जोसेफ हमें ले जाते हैं भारत की गलियों, बस्तियों और समाज की गहराई में। दोस्तों, ये किताब आपको हंसाएगी भी, चौंकाएगी भी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी। पार्ट 2, नाजुक शांति के कारण, द फ्रैजिल पीस। दोस्तों, मनु जोसेफ कहते हैं कि भारत की असमानता कोई रहस्य नहीं है। हर कोई जानता है कि यहां अमीर और गरीब के बीच खाई कितनी गहरी है। फिर भी समाज में एक नाजुक शांति है। लेकिन ये शांति टिकती कैसे है? चलिए इसे 5 बड़े कारणों से समझते हैं। 1, डर का साया। भारत में गरीबों के मन में सबसे बड़ा डर है सिस्टम का क्रूर चेहरा। एक गरीब मजदूर अगर किसी अमीर के खिलाफ आवाज उठाए तो पुलिस की लाठियां, थाने की गालियां और अदालत की लंबी लंबी तारीखें उसका जीवन बर्बाद कर सकती है। सोचिए, अगर एक दिहाड़ी मजदूर जेल चला जाए तो उसके बच्चों का क्या होगा? उसके परिवार का क्या होगा? इसलिए वह चुप रहना चुनता है। एक छोटा किस्सा। दिल्ली के एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले रामलाल ने अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की मांग की। मालिक ने पुलिस में शिकायत कर दी कि वह चोरी करता है। अगले दिन पुलिस आई, उसे पकड़कर ले गई। महीनों तक केस चला। आखिर में वह बेकसूर निकला, लेकिन इस बीच उसकी नौकरी गई, घर की कमाई बंद हो गई। यही डर लाखों गरीबों के मन में बैठा हुआ है। 2, छोटी छोटी रियायतें। भारत का सिस्टम गरीबों को पूरी तरह खाली हाथ नहीं छोड़ता। कभी मुफ्त राशन, कभी मनरेगा की नौकरी, कभी चुनाव के समय साड़ियां, टीवी या लैपटॉप। ये छोटी छोटी चीजें गरीबों के गुस्से को शांत कर देती हैं। उनके मन में एक उम्मीद रहती है, शायद कल कुछ बेहतर होगा। जैसे तमिलनाडु में चुनाव के दौरान मुफ्त मिक्सर और टीवी बांटे जाते हैं। एक गरीब परिवार के लिए ये छोटी सी सुविधा भी बड़ी होती है।
ये सुविधा उनकी नाराजगी को कुछ वक्त के लिए दबा देती है। सांस्कृतिक और धार्मिक बंधन। भारत में धर्म और परिवार बहुत ताकतवर संस्थाएं हैं। गरीबों को बचपन से यही सिखाया जाता है, सहन करो, सब कर्मों का फल है। धार्मिक प्रवचन, त्योहार और सामाजिक परंपराएं उन्हें यह विश्वास दिलाती हैं कि अमीर गरीब का फर्क भगवान की मर्जी है, और यही सोच उन्हें विद्रोह से दूर रखती है। सोचिए, एक गरीब माँ अपनी बेटी की शादी के लिए उधार लेती है। वो जानती है कि ब्याज के बोझ से वह कभी उबर नहीं पाएगी, लेकिन वह सोचती है, यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरा धर्म है। यही धार्मिक मानसिकता उसे चुपचाप सहने पर 4. शहरी अराजकता का जादू। भारत के शहर बहुत अव्यवस्थित है, लेकिन यही अव्यवस्था अमीर और गरीबी को एक दूसरे से सटी हुई है। गरीब अमीरों को रोज देखते हैं, कभी उनकी कार धोते हैं, कभी उनके बर्तन साफ करते हैं। इस नजदीकी से गरीबों को लगता है कि वे पूरी तरह अलग नहीं है। ये इल्यूजन ऑफ क्लोजनेस उनके भीतर का गुस्सा कम कर देता है। 5. मनोवैज्ञानिक दबाव। गरीब लोग अमीरों की जिंदगी देखकर जलते जरूर हैं, लेकिन उनके पास गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं है। वे सोचते हैं, मेरे पास खोने के लिए क्या है, बस मेरा परिवार, और इसी डर से वे विद्रोह करने से पीछे हट जाते हैं। ये वही स्थिति है जिसे जोसेफ साइलेंट रेज कहते हैं, गुस्सा है पर दबी हुई। पार्ट 3, विशेषाधिकार और पाखंड। दोस्तों, अब बात करते हैं अमीर और मध्यम वर्ग की। मनु जोसेफ कहते हैं, हम सब इस शोषण का हिस्सा हैं। हम नौकर रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। हम कहते हैं हम अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उनके सस्ते श्रम का फायदा उठाते हैं, जबकि उन्हें इंसान से ज्यादा सुविधा मानते हैं। एक दृश्य सोचिए, एक नौकरानी घुटनों के बल बैठी हुई बर्तन धो रही है। उसके हाथ साबुन से फट गए हैं। उसी समय घर की मालकिन एसी वाले कमरे में बैठकर कॉफी पी रही है। क्या यह दृश्य सामान्य है? हाँ, भारत में यह रोज का दृश्य है। लेकिन क्या यह न्याय है? शायद नहीं। यही है हमारा पाखंड। हम कहते हैं कि हम समानता चाहते हैं, लेकिन हमारी लग्जरी उन्हीं गरीबों की मेहनत पर खड़ी है। जोसेफ इस पाखंड को बहुत तीखे शब्दों में उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि असल में हम सब उस नाजुक शांति के लाभार्थी हैं। पार्ट 4, भारत की सामाजिक संरचना। भारत को समझे बिना इस शांति को समझना नामुमकिन है। भारत की सामाजिक संरचना बहुत जटिल है। जाति, धर्म, राजनीति, मीडिया सब इसमें भूमिका निभाते हैं। जाति, गरीब अक्सर निचली जातियों से आते हैं। सदियों से उन्हें यही सिखाया गया है कि अमीर और ऊंची जाति वाले हुक्म चलाएंगे। यह मानसिकता उन्हें विद्रोह से दूर रखती है। धर्म, कर्म और भाग्य की धारणा गरीबों को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी गरीबी भगवान की मर्जी है। राजनीति, नेता चुनाव के समय गरीबों को थोड़ी सी राहत देते हैं और उनके वोट से सत्ता में बने रहते हैं। मीडिया, टीवी सीरियल और विज्ञापन गरीबों को सपनों की दुनिया दिखाते हैं कि शायद एक दिन वे भी अमीर बन जाएंगे। यानी पूरा सिस्टम इस नाजुक शांति को बनाए रखने में लगा हुआ है। पार्ट 5, मनोविज्ञान की गहराई। अब आते हैं असली सवाल पर, गरीबों का मनोविज्ञान। मनु जोसेफ कहते हैं कि गरीबों का जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। वे हर दिन अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने कल के लिए जीते हैं। उनके लिए विद्रोह करना एक लग्जरी है। वे सोचते हैं, अगर मैंने अमीरों के खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उदाहरण के लिए, एक रिक्शा चालक दिन भर खून पसीना बहाता है। वह अमीर लोगों को उनकी महंगी गाड़ियों तक छोड़ता है। वह गुस्सा करता है, लेकिन उसी पैसों से शाम को अपने बच्चों के लिए दूध खरीदता है। इसीलिए उसका गुस्सा वहीं दब जाता है। यही मनोविज्ञान भारत की शांति की जड़ है। पार्ट 6, लेखक की शैली और दृष्टिकोण। मनु जोसेफ सिर्फ तथ्य नहीं बताते, वे कहानियां सुनाते हैं। उनकी लेखनी तीखी है, व्यंग्य से भरी है और ह्यूमर भी है। वे नकली समाज सेवियों की पोल खोलते हैं, नए अमीरों का मजाक उड़ाते हैं और धार्मिक ढोंगियों पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन जब वे गरीबों की बात करते हैं तो उनकी सहानुभूति साफ झलकती है। इनकी शैली ऐसी है कि आप कभी हंसेंगे, कभी असहज होंगे और कभी आंखें नम हो जाएंगी।
और यही इस किताब की ताकत है। पार्ट 7, किताब का असर। दोस्तों, वाई द पोर डोंट किल अस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सवाल है। ये हमें मजबूर करती है यह सोचने पर कि क्या हम इस नाजुक शांति पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? और अगर एक दिन यह संतुलन टूट गया तो क्या होगा? ये किताब गरीबों को रोमांटिक नहीं बनाती और अमीरों को खलनायक नहीं दिखाती, बल्कि ये हर किसी को उसकी भूमिका याद दिलाती है। और शायद यही कारण है कि इसे पढ़ने के बाद आप अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने लगेंगे। आउटरो, इमोशनल एंड थॉट प्रोवोकिंग। तो दोस्तों, ये थी वाई द पोर डोंट किल अस की कहानी। एक ऐसी किताब जो सिर्फ समाज की सच्चाई नहीं दिखाती, बल्कि हमारे दिलों को हिला देती है। ये किताब हमें आईना दिखाती है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को देखने के लिए जो शायद असहज कर दे? क्या आप तैयार हैं अपने विशेषाधिकार को स्वीकार करने के लिए? अगर हां, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। और अगर आपने पहले ही पढ़ी है, तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इसमें कौन सी बात सबसे ज्यादा लगी। और हां दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम सब मिलकर अपनी आंखें खोलें। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए सवाल के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए।